हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सपर्ट ज्ञान चैनल में। और आज हम बहुत दिनों के बाद कोरोना के कारण वीडियो नहीं बना पाए थे, तो आज हम बहुत दिनों के बाद आपके पास वीडियो लेकर के आए हैं। और आज से हम शुरू करेंगे कक्षा 10 के विज्ञान, यानी कि यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, एनसीईआरटी पैटर्न से आपको मिलेगा कक्षा 10 के विज्ञान का वीडियो हर अध्याय से। यानी कि आज पहला अध्याय शुरू करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है दोस्तों, जब एक दो या दो से अधिक रसायनों के, यानी दो या दो से अधिक केमिकलों को जब मिलाया जाता है तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और उनके मिलाने की प्रक्रिया को हम समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे जो भी वीडियो मैं डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, तो यहाँ देखिए लिखा हुआ दोस्तों, इसको जरा ध्यान से हम देखते हुए पढ़ते हुए चलेंगे और इसके साथ साथ हम उस क्रिया को करते हुए चलेंगे जिससे हमें ऐसा लगे कि हम इस चीज़ को बढ़िया से कर पा रहे हैं या देख पा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो हम इसके साथ साथ चलिए इंटरटेन आपको पढ़ाते हुए तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर विशेष ध्यान देंगे। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देंगे, लिखा है पहले मैग्नीशियम यानी कि Mg का दहन चमत्कार श्वेत के लौ के साथ होता है। यानी कि Mg का दहन चमत्कार श्वेत के लौ के साथ होता है। इसको पढ़ते हुए चलेंगे साथ साथ। चमत्कार श्वेत के लौ के साथ होता है और श्वेत चूर्ण प्राप्त होता है जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, इसमें हम ये भी देखेंगे कि निम्न परीक्षणों से हम निर्धारित कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। मतलब ये कंफर्म होगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। कैसे? जब अवस्था में परिवर्तन हो, जब दो रसायन मिले और उनके अवस्था में परिवर्तन हो तो ये कंफर्म होगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। उसके बाद रंग में परिवर्तन, यानी कि दो रसायन अगर मिल गए और रंग में परिवर्तन हो गया तो ये कंफर्म हो जाएगा दोस्तों कि उसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है। गैस का निकास, यानी कि अगर वो दो रसायन मिल करके किसी एक अन्य रसायन का रूप धारण कर रहे हैं तब भी ये समझ लीजिए कि उनमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तापमान में परिवर्तन, चाहे तापमान का घट जाना या तापमान का बढ़ जाना, इस स्थिति में अगर होता है तो हम क्या करते हैं, तो ये समझ लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, अब देखिए अगला कि रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखना, कि रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण कैसे हम समीकरण रासायनिक अभिक्रिया में लिखते हैं दोस्तों। ठीक है, पहले हम ये देख लेते हैं कि किस तरह से हम समीकरण लिखते हैं रासायनिक अभिक्रिया में। ठीक है, तो ये चीज़ है, इसको हम पहले देख लेते हैं कि किस तरह से हम रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण लिखते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले रासायनिक समीकरण लिखते समय क्रिया कारकों को बाईं ओर प्लस का चिन्ह लगाकर लिखते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, बाईं ओर प्लस का चिन्ह लगाकर लिखते हैं। क्रिया कारकों का उत्पाद में परिवर्तन को एक तीर के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, उत्पादों को बाईं ओर चिन्ह लगाकर प्रदर्शित करते हैं। देखिए यहाँ पर जिस तरह से लिखा हुआ है, उदाहरण देख लीजिए, Mg प्लस, यानी कि अगर मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में मिलाया जाएगा तो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, Mg प्लस O2, यानी कि Mg और O2 मिलाया गया, फिर एक तीर लगाकर दर्शाया गया कि ये दोनों अगर एक साथ मिलाए गए तो तीसरा क्या बन के प्रस्तुत हुआ, MgO बन के आया। ठीक है, अब संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व देख लीजिए। देखिए बहुत जरूरी है कि आपके बोर्ड परीक्षा जो है सीबीएसई का टल गया है बोर्ड परीक्षा, यानी कि रद्द कर दिया गया है सीबीएसई क्लास 10th का बोर्ड परीक्षा। हाई स्कूल के क्लास 10th के बोर्ड परीक्षा जो है जारी है। ठीक है, तो हमें हाई स्कूल के बच्चों को विशेष ध्यान देना है और साथ ही साथ हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना है, ये वीडियो जरूरी नहीं कि हाई स्कूल के बच्चों के लिए ही हो या इंटर के बच्चों के लिए हो, कंपटीशन लेवल वालों के लिए भी ये वीडियो बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस कंपटीशन लेवल में भी पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ देखिए लिखा है संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व, यानी कि अगर संतुलित रासायनिक, यानी कि सबसे बड़ी बात, एक रासायनिक समीकरण होता है जो कि लिख दिया गया हो संतुलित, लेकिन उसको संतुलित करना पड़ता है। ठीक है, तो हम इसको ही बताएंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। तो उससे पहले ये देख लिए, अगर रासायनिक संतुलित होगा तो उसका महत्व क्या होगा। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है, अर्थात उत्पाद के तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिक्रिया में प्रयुक्त क्रियाकारक के द्रव्यमान के बराबर होता है। दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया के पहले व बाद में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं का संख्या समान रहती है। रासायनिक को संतुलित करने पर हमें अभिक्रिया में प्रयुक्त होने वाले क्रियाकारक व उत्पाद के अणुओं का
वास्तविक ज्ञान हो जाता है, जिससे हम प्रयोगशाला में किसी अपक्रिया को सफलतापूर्वक करा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। यहाँ आप जान लीजिए समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। तो दानेदार अगर आपको मिले जिंक, दानेदार जिंक, ठीक है, जस्ता पर तन सल्फ्यूरिक अम्ल की अपक्रिया में हाइड्रोजन का गैस निर्माण होता है। तो यहाँ पर हम आपको बढ़िया से इसको एक तरह से एक क्या नाम है, मैंने फिगर इसमें डाल रखा है और फिगर से मैंने आपको समझा रखा है। ऊपर देखिए कार्क लगा हुआ है, कांच का नीला कांच की नली है और शंक्वाकार फलक फ्लास्क भी है और तन सल्फ्यूरिक अम्ल और दानेदार जस्ता इसमें मिलाया जा रहा है। ठीक है, तो दानेदार जस्ते पर तन सल्फ्यूरिक अम्ल की अपक्रिया में हाइड्रोजन गैस का निर्माण हो रहा है। जैसे Zn प्लस H2SO4, Zn प्लस H2SO4 और जो मिलाया गया तो क्या बन गया, ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, यानी कि रासायनिक अपक्रिया के प्रकार अब आप देख लीजिए कि रासायनिक अपक्रिया कौन कौन से प्रकार हैं। सबसे ज़्यादा आपको कई बार देखिए बताया जाता है कि 6 प्रकार हैं, 7 प्रकार होते तो हैं, लेकिन मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है संयोजन अपक्रिया। पहले क्या होता है दोस्तों, संयोजन अपक्रिया होता है। दूसरा होता है वियोजन अपक्रिया, पहला संयोजन अपक्रिया, दूसरा होता है वियोजन अपक्रिया और तीसरा होता है विस्थापन अपक्रिया। ठीक है, यानी कि संयोजन अपक्रिया की अगर हम बात कर लें, अगर हम किसकी बात कर लें, संयोजन अपक्रिया की बात कर लें, तो ऐसी अपक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक क्रियाकारक अपकारक काम को मिलकर के एक उत्पाद का निर्माण करें, यानी कि 2 या 2 से अधिक केमिकल मिले और एक अलग केमिकल बन जाए। ठीक है, एक अलग केमिकल यानी कि एक अलग रसायन बन जाए, उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे CaO, ये क्या है, सॉलिड है, और H2O यानी कि पानी है, यानी कि लिक्विड है। इसको जब मिलाया गया तो CaOH2 क्या बन गया, एक्वेंस बन गया, यानी कि एक तरह का ग्लास बन गया, फ्लास्क बन गया। जब कोयला का दहन किया गया, किसका दहन किया, देखिए यहाँ इसका निर्माण हो रहा है, यहाँ जब कोयले का दहन किया गया तो C+O2 मिलकर क्या बन गया, CO2 मिल गया। फिर यहाँ देखिए H2+O2, H2O2 जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा, H2O बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसी अपक्रियाएं जिनमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है, उन्हें उष्माक्षेपी अपक्रियाएं भी कहते हैं। देखिए अब यहाँ पर आपको एक अलग से अपक्रिया बता दिया जा रहा है, उष्माक्षेपी अपक्रिया क्या होती है। तो ऐसी अपक्रियाएं जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उत्पन्न, जब उत्पाद का निर्माण हो रहा है तो उसमें क्या, उसमें उष्मा यानी कि ज्वलन, यानी कि ज्वाला उत्पन्न हो रही है, एक गर्मी उत्पन्न हो रही है, तो ऐसे अपक्रिया को क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे प्राकृतिक गैस का दहन अगर किया जाएगा, यानी कि मीथेन को मिलाया जाए, यानी कि CH4 जिसको हम क्या बोलेंगे, मीथेन बोलेंगे। अगर मीथेन को मिलाया जाएगा तो O2 और क्या हो जाएगा, O2 प्लस CO2 जब मिलाया जाएगा तो H2O प्लस ऊर्जा मिलेगा। ठीक है, और श्वसन की बात अगर कर लें, श्वसन की बात कर लें तो श्वसन के साथ ये अनिवार्य है और इसके साथ ये अनिवार्य है। ठीक है, चलिए अब आके हम इसको बता देते हैं। शाक सब्जियों यानी कि वनस्पति द्रव्य, जिस शाक सब्जियों को हम क्या बोलेंगे, वनस्पति द्रव्य बोलेंगे, का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी उष्माक्षेपी अपक्रिया का ही उदाहरण है। यानी कि देखिए शाक सब्जियों का जब कंपोस्ट बन जाता है, यानी कि क्या नाम है, जब वो गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। वो कौन सी अपक्रिया हो जाएगी, उष्माक्षेपी अपक्रिया हो जाएगी। अब वियोजन अपक्रिया की बात कर ले दोस्तों, वियोजन अपक्रिया। ठीक है, वियोजन अपक्रिया ऐसी अपक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर एक से अधिक उत्पाद बनाता है, उसे वियोजन अपक्रिया कहते हैं। उदाहरण में ये उदाहरण है, इन उदाहरणों को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपके समझ में आता रहे। ठीक है, ये उदाहरण, इस उदाहरणों को देखते रहिए। ठीक है, जैसे अगर 2FeSO4 यानी कि फेरस सल्फेट को उष्मा दिया गया, जलाया गया, तो 2 चीजें निकलेंगी, Fe2O3 प्लस H2SO2 मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरह से कि क्या नाम, वियोजन क्या होता है, वियोजन का मतलब होता है जब एक अपक्रिया टूटे, मतलब एक कोई अपक्रिया बनी हो, एक कोई रसायन हो और उसे गर्म किया जाएगा तो उसमें से 2 अलग अलग रसायन निकलेंगे, तो ऐसी अपक्रिया को हम क्या बोलेंगे, वियोजन अपक्रिया बोलेंगे। अब देखिए इसमें भी एक अपक्रिया होती है, ऐसी अपक्रियाएं जिनमें अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसमें उष्माशोषी, अभी आपने पढ़ा उष्माक्षेपी, अब पढ़ लीजिए उष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है, यानी कि अगर इसमें समझ लिया जाए कि सिल्वर क्लोराइड, अगर सूर्य का प्रकाश सिल्वर क्लोराइड पर पड़ता है तो क्या हो जाता है, वो किस रंग का हो जाता है, वो धूसर रंग का हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी अपक्रिया को हम क्या बोलेंगे, ऐसी अपक्रिया को उष्माशोषी अपक्रिया बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है, इस उदाहरण को आप जो है स्क्रीनशॉट लेते रहिए और लिखते रहिए। ठीक है, चलिए श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त अपक्रिया। और अगर कोई कहे कि उष्माशोषी अपक्रिया का उपयोग कहाँ होता है, तो आपके पास एक अच्छा उदाहरण है कि
श्याम श्वेत फोटोग्राफी में यह उपयोग किया जाता है। जब हम की जो है ब्लैक यानी कि जो पहले, अभी तो कंप्यूटराइज हो गया है तो आसान हो गया है हर एक चीज़, लेकिन पहले जब ब्लैक एंड व्हाइट हम फोटो खिंचवाते थे तो ऐसी अवक्रिया का प्रयोग किया जाता था। अब अगली अवक्रिया और लास्ट अवक्रिया, और ये चीज़ आप लोग जो है नोट्स करते रहेंगे, विस्थापन अवक्रिया। जब किसी अवक्रिया में तत्व के द्वारा किसी यौगिक में उपस्थित अन्य तत्व को विस्थापित कर दिया जाता है तो उसे विस्थापन अवक्रिया कहते हैं। उदाहरण है, देख लीजिए और इस उदाहरण को लिख लीजिए, समझाना ना पड़े, बहुत ज़्यादा समझाने में समय लग जाता है। ठीक है, अन्य अवक्रियाएं भी होती हैं दोस्तों, उसको भी देख लीजिए। द्विविस्थापन अवक्रियाएं वे भी अवक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उन्हें द्विविस्थापन अवक्रियाएं कहती हैं। यानी कि जब अवक्रिया होता है तो उसके जो आयन होते हैं उनका आदान प्रदान वो बढ़ जाते हैं, ऐसी स्थिति में क्या होता है, द्विविस्थापन अवक्रियाएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अवक्षेपण अवक्रियाएं। अब अवक्षेपण अवक्रियाओं में देख लीजिए, वह अवक्रियाएं जिनमें अवक्षेप का निर्माण होता है उन्हें अवक्षेपण अवक्रिया कहते हैं। यानी कि इसमें ऑक्सीकरण अवक्रियाएं अपचयन करती हैं और उपचयन करती हैं। उपचयन यानी कि अपचयन, जैसे अगर देख लिया जाए ऑक्सीजन का जुड़ना, तो ऑक्सीजन का जब जुड़ना होगा तो ऑक्सीजन का हटना होगा, पक्का है। हाइड्रोजन का हटना होगा तो हाइड्रोजन का जुड़ना होगा, पक्का है। ऑक्सीकरण अंक का अगर बढ़ना होगा तो अगर अपचयन करेंगे तो ऑक्सीकरण अंक का घट जाना होगा। इलेक्ट्रॉनों का निकलना होगा तो अपचयन करने वाले इलेक्ट्रॉन जुड़ने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपचयन और उपचयन अवक्रियाएं हैं जिसे हम रिडॉक्स अवक्रिया कहते हैं। ऐसी अवक्रिया जिसमें एक अवकारक का अपचयन व एक अवकारक का उपचयन होता है उसे उपचयन अपचयन यानी कि रिडॉक्स अवक्रिया कहते हैं। यानी कि देखिए, एक तरफ से इसका जाना हो जाएगा और एक तरफ से इसका आना हो जाएगा, ऐसी अवक्रिया को हम क्या बोलेंगे, उपचयन और अपचयन अवक्रिया बोलेंगे। अब देखिए, विकृत गंधिता वसायुक्त अथवा तैलीय सामग्री को लंबे समय तक रखने पर उसका अपचयन हो जाता है, इससे उसकी गंध व स्वाद बदल जाता है, इसे ही विकृत गंधता कहते हैं। इसे रोकने के लिए कम सक्रिय गैस नाइट्रोजन यानी कि N2 को पैकिंग करते समय मिलाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अपने विचार हर वीडियो पर, जितने वीडियो हमारे पढ़ रहे हैं उस वीडियो पर आप कमेंट के जरिए अपने विचार प्रस्तुत कीजिएगा। इसका अगला वीडियो हिंदी का आएगा और आप लेटेस्ट वीडियो आपके लिए पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम कल जो वीडियो, इसके बाद हिंदी का वीडियो डालने वाले हैं और आज ही डालेंगे, और इसके बाद जो कल वीडियो डालेंगे इसकी अगले चैप्टर आम्ल क्षार और लवण का वीडियो पड़ेगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और मैं यही चाहता हूँ कि दोस्तों आप अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। जरूरी है कि आप सुरक्षित रहें, अगर आप सुरक्षित रहेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे लाइफ, स्टे होम। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।